हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के सिलेबस का यूनिट 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने मेरे जो चैनल की पहली वीडियो हैं उन पर यूजीसी नेट के सिलेबस और सीटेट के सिलेबस के बारे में देखा जाना, अब आप लोगों को मेरे इस चैनल पर इन सिलेबस से संबंधित कक्षाओं को उपलब्ध कराया जाएगा और इन कक्षाओं के माध्यम से सिलेबस को धीरे धीरे करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इन सिलेबस को पढ़ने के बाद आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ आज से मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ यूनिट 2 जो है वो है शोध अभिक्षमता, जिसे हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग इसी यूनिट को पढ़ेंगे। इस यूनिट में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग देखेंगे कि ये जो यूनिट है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। यानी यूजीसी नेट के एग्जाम में आप लोगों को इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसका एग्जाम में क्या महत्व है। ठीक है, इससे एग्जाम में हर परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आते हैं और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो सामान्य स्तर का होता है, लेकिन न पढ़े होने की वजह से हमें ये क्वेश्चंस बहुत कठिन लगते हैं। तो आप लोग जब इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस को देख लेंगे, हल कर लेंगे, तो फिर आपको ये यूनिट भी आसान लगेगा। तो जैसे देखिए, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि हमें पढ़ना क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का यूनिट 2। ठीक है, अब इसमें देखिए इस यूनिट का नाम क्या है, शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें हमको देखिए सबसे पहले तो यही जानना होगा कि रिसर्च किसे कहते हैं या शोध का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यही जानेंगे कि रिसर्च कहते किसे हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिसर्च यानी री मतलब पुनः और सर्च मतलब खोजना, यानी कोई भी चीज पहले से मौजूद है और हमें उसके बारे में अगर विस्तृत रूप से जानना है तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे, वो क्या प्रक्रिया होगी, क्या मेथड्स होगी, यही सब रिसर्च में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए रिसर्च जो है इसे शोध भी कहा जाता है, अनुसंधान भी कहा जाता है, ठीक है, मीमांसा भी कहा जाता है, बहुत से नामों से जाना जाता है। तो मेनली जो है हम लोग इसमें अनुसंधान या शोध शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए, अनुसंधान या शोध जो है किसी निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन करके परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज होती है। यानी कि हमारे सामने अगर कोई समस्या प्रस्तुत कर दी गई है तो हमें उस समस्या को किस प्रकार से हल करना है, उसका व्यवस्थित तरीके से लेखन करना है और अंत में एकदम बेहतर रिजल्ट हमें प्रदान करना। ठीक है, यही है। और रिजल्ट कैसा होना चाहिए, एकदम न्यू होना चाहिए और करंट जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी वर्तमान में उसका उपयोग किया जा सके। तो वही सब देखिए, ये है कि अनुसंधान अथवा शोध किसी स्वोद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए
अनुसंधान का जो स्वरूप होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है और तथ्य केंद्रित होता है। यानी ये जो अनुसंधान किया जाता है इसका जो स्वरूप होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, यानी सब्जेक्टिव होता नहीं है, ये होता है ऑब्जेक्टिव, और फैक्ट पे डिपेंडेंट होता है, यानी तथ्यों के आंकड़ों के आधार पे कुछ भी कहा जाता है, ऐसे ही कुछ नहीं कहा जाता। किसी भी चीज को कहने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर हम इसे बताते हैं, कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यानी किसी भी समस्या का समाधान हमें खोजना होगा तो वो समाधान जब खोजा जाएगा तो वो तार्किक होगा, वैज्ञानिक होगा, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाओं, प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। यानी इसके द्वारा नए कॉन्सेप्ट क्रिएट होंगे, नई परिस्थितियां क्रिएट होंगी और नए सिद्धांत बनेंगे, ठीक। फिर देखिए, अनुसंधान शब्द जो है, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया कि जो है अंग्रेजी शब्द रिसर्च का क्या है, समानार्थक, यानी अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं और हिंदी में अनुसंधान, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, ठीक है। तो री और सर्च से मिलकर बना। री का अर्थ होता है पुनरावृत्ति या पुनः, यानी दोबारा, और जबकि सर्च का अर्थ क्या होता है, खोजना, ठीक है। तो यानी अगर सम्मिलित रूप से इसका अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः खोजना, यानी दोबारा किसी चीज को ढूंढना, पता लगाना, ठीक है, नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। पहले से कोई चीज उपलब्ध है, मौजूद है, हमें उसके बारे में फिर से नई बातें पता करनी है, ठीक है। तो अनुसंधान के लिए देखिए, अभी मैंने बताया कि इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, हिंदी भाषा में इसके लिए कई शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिसमें देखिए पहला एक शब्द है अन्वेषण, कहीं कहीं आपको अन्वेषण मिलेगा, कहीं मिलेगा अनुशीलन, ठीक है। फिर देखिए कहीं मिलेगा परिशीलन, कहीं मीमांसा, कहीं गवेषणा, कहीं शोध, खोज, रिसर्च। इतने सारे जो शब्द हैं ये आपको अनुसंधान से संबंधित मिलते हैं, ठीक। इन सब नामों से अनुसंधान को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं, देखते हैं अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाएं। यानी अनुसंधान का अर्थ देख लिया हम लोगों ने, अब देखना है अनुसंधान की परिभाषाएं, यानी अनुसंधान की अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई। तो सबसे पहले देखिए, इसकी परिभाषा दी है पीवी यंग ने। पीवी यंग ने क्या कहा है कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उसकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। यानी रिसर्च में नई चीजें खोजी जाती हैं और उन नई चीजों का पुरानी जो चीजें मौजूद होती हैं उनके साथ संबंध स्थापित किया जाता है। उसमें उसी के आगे क्रमबद्धता होती है, यानी उसी के आधार पे आगे बातें खोजी जाती हैं, पता लगाई जाती है, ठीक है। और फिर एक नया नियम निकल कर आता है, यानी नया सिद्धांत, नई थ्योरी बनके तैयार होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, E.G. मेसन एवं W.J. ब्रेबल, इन लोगों ने देखिए क्या कहा है कि अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अव्यवस्थित प्रयत्नों से काफी अलग होती है। यानी देखिए, ये एक कैसा है कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल है जिसमें हम अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं का क्या ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं, और वो हल कैसा होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है, यानी अव्यवस्थित नहीं होता है। वो कैसा होता है, व्यवस्थित होता है। यानी हमारे सामने, हमारे जीवन में कोई समस्या नजर आ रही है तो उस समस्या का हल मुझे ढूंढना है, तो मैं उस समस्या का हल कैसे ढूंढूंगा, तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। अब देखिए,
सी आर कोठारी जी के अनुसार देखिए इसकी क्या परिभाषा है। सी आर कोठारी जी कहते हैं कि अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान की जाती है, फिर उस समस्या की पहचान के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर उसके लिए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में उसका सामान्यीकरण किया जाता है। यानी पहले हम अपनी समस्या का चयन करेंगे, समस्या को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बारे में एक अनुमानित हल दिमाग में सोचेंगे और फिर उस अनुमानित हल से संबंधित हम फैक्ट इकट्ठा करेंगे, प्रदत्त इकट्ठा करेंगे, सैंपल लाएंगे, ढूंढेंगे, फिर उन सब का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम एक किसी हल पर जाएंगे। यानी हम अब उसका एक सलूशन निकालेंगे और उस सलूशन के आधार पर हम एक जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण क्रिएट करेंगे कि किसके आधार पर यह समस्या हल अब हो गई, ठीक है। ये किसने कहा था? सी आर कोठारी। अब देखिए उसके बाद फिर देखिए अगले जो विद्वान है उनका नाम क्या है? जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने देखिए क्या कहा है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान। देखिए इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहा है कि हमें किसी ज्ञान की खोज करनी है, किसी चीज में सत्यापन करना है, कोई चीज ढूंढना है, तो उसके लिए हमें क्रमबद्ध रूप से खोज करना ही क्या है? अनुसंधान। यानी हम उसका स्टेप बाय स्टेप विधिवत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पता लगाएं, ढूंढें, खोजें, तो वो क्या कहलाएगी? वो अनुसंधान। तो ये देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अनुसंधान का अर्थ और अनुसंधान की परिभाषा। अब देखिए अनुसंधान शब्द का जो स्पेलिंग है जैसे रिसर्च, तो उसमें एक एक लेटर का कुछ मीनिंग होता है। जो जैसे देखिए जैसे आर का मीनिंग क्या होता है? तार्किक सोच यानी रैशनल थिंकिंग। यानी हम जो कुछ भी करेंगे वो अतार्किक रूप से नहीं करेंगे, वो तार्किक होगा। यानी हम जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी ढूंढेंगे, जो कुछ भी पता लगाएंगे वो तार्किक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ई का क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट एंड थोरो ट्रीटमेंट। एक्सपर्ट एंड थोरो ट्रीटमेंट इसका मतलब होता है कि विशेषज्ञ और गहन उपचार। यानी इसमें हम ऐसे ही कुछ नहीं कर देंगे, उस पर गहराई से सोचेंगे, विचार करेंगे, तब जाके उसमें हम कोई सोल्यूशन के बारे में फाइनल निर्णय लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यस का मतलब होता है खोज और समाधान, यानी सर्च करना और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। फिर देखिए ई का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का मतलब सटीकता, यानी जो भी अनुसंधान किया जाएगा, जो भी रिसर्च किया जाएगा वो एग्जैक्ट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, संशय वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए ए का मतलब होता है एनालिसिस यानी विश्लेषण। यानी जो कुछ भी डाटा, जो कुछ भी फैक्ट हमें प्राप्त होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी डिसीजन पे आएंगे। फिर देखिए फिर अगले आर का क्या मतलब है? रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट। यानी जो भी तथ्य हमारे सामने मिलेंगे, हम ढूंढेंगे, पता लगाएंगे, फिर उन तथ्यों के आपस में रिलेशन को भी हमें पता लगाना। यानी ये जो तथ्य हैं वो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, यानी ये दोनों सब लोग आपस में एक साथ संबंधित होकर हमारी जो समस्या है उसके लिए उपयोगी है कि नहीं, ये सब चीजों का हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप। और फिर देखिए सी का अर्थ क्या होता है? इसका देखिए क्या होता है कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, फिर कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। इसको देखिए हिंदी में क्या कहेंगे कि सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाएगा, सतर्क रूप से योजना बनाई जाएगी और दृष्टिकोण कैसा होगा? रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव होगा। फिर बाद में संक्षिप्त सामान्यीकरण किया जाएगा और लास्ट में इसका क्या किया जाएगा? शॉर्ट या संक्षिप्त जो है जनरलाइजेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एच का क्या मतलब होता है? ईमानदारी और कठिन परिश्रम, यानी ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क।
कोई भी रिसर्च जब किया जाता है वो उसमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और हार्डवर्क करते समय आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, ईमानदारी जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। लापरवाही से कोई रिसर्च किया जाएगा तो वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपने कह भी दिया कि हम सफल हो गए, लेकिन वो जो क्रिया जब उससे होगी या जब उससे कोई काम किया जाएगा तो वो सफल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसमें देखिए कहा गया है कि जो एक रिसर्चर होता है उसको कैसा होना चाहिए। तो एक सफल शोधकर्ता को क्या होना चाहिए? परिश्रमी होना चाहिए, खुले विचारों वाला होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, और वही क्रिटिकल थिंकिंग, कहने का मतलब कि वो परिश्रमी होना चाहिए। जो भी कोई रिसर्च करने जा रहा है तो वो आलसी नहीं होना, लेजी नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए। ठीक है, उसके विचार कैसे होने चाहिए? खुले विचार होने चाहिए, यानी रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी चीज के बारे में वो आलोचनात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए, यानी किसी भी चीज के बारे में वो ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेगा कि पहले उसको क्रिटिकली उसके बारे में सोचेगा, विचार करेगा, तब जाके उन सब चीजों को अपने शोध में इस्तेमाल करेगा और उसी के आधार पर फिर वो रिजल्ट होता है। ठीक, अब देखिए अनुसंधान की विशेषताएं, यानी रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, अनुसंधान किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी क्या विशेषता है। देखिए सबसे पहले कि अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान होना है। जैसा अभी हमने परिभाषा में देखा कि अनुसंधान किया ही इसलिए जाता है कि कोई समस्या है तो हम उसका क्या करें, वैज्ञानिक विधि से उसका सॉल्यूशन ढूंढें। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसंधान जो है एक सामान्य परीक्षण में कैसा होता है, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, अगर विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ नहीं होगा तो अनुसंधान संपन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर देखिए यह पूर्णतः तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। सब सारी चीजें सब परिभाषाओं में आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए इनके आधार पर परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है। यानी कोई हाइपोथेसिस हम मन में विचार लाते हैं तो उसको सिद्ध न करके बल्कि उसको क्या किया जाता है, उसको परीक्षण करके तब बताया जाता है। ऐसे नहीं कर दिया जाता है कि ये मेरा सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं करता। यानी हमें कुछ भी रिसर्च करना है तो हम केवल सूचना इकट्ठा करके नहीं कह देंगे कि चलो हमारा रिसर्च हो गया, बल्कि अनुसंधान में हमें क्या करना है कि व्यापीकरण, नियम और सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाता है। यानी रिसर्च के द्वारा कुछ ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम बनाए जाएं जो व्यापीकरण, जो ज्यादा चीजों पे अप्लाई किया जा सके, जिसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कार्यों में किया जा सके। ठीक है, फिर देखिए अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए विधियों, प्रविधियों और वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो मेथड्स अपनाए जाएंगे, जो टूल्स अपनाए जाएंगे वो वैलिड होने चाहिए। ठीक है, प्रमाणित होने चाहिए। और फिर जो डाटा निकल के आएंगे, आंकड़े निकल के आएंगे, उनको क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, संलेखन करना चाहिए, अभिकलन करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए। यानी देखिए रिसर्च में कई एक चीज से रिसर्च नहीं होता है, कई चीजों को इंक्लूड करने के बाद तब एक अच्छा रिसर्च कंप्लीट होता है। ठीक, फिर देखिए कहा जा रहा है कि अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभी करने वाला होता है। यानी कोई भी रिसर्च आप करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास समस्या होनी चाहिए, कि आप जो चीज रिसर्च करने जा रहे हैं वो किस चीज से संबंधित रिसर्च करना है। तो वही इसमें बताया गया कि जो समस्या का प्रश्न तैयार होना चाहिए, मैंने हमारा टॉपिक क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारा मुद्दा क्या है जिसपे हमें रिसर्च करना है। ठीक है, वो आरंभिक अनिवार्यता होती है। नहीं, रिसर्च ऐसे ही नहीं शुरू कर दिया जाता, पहले डिसाइड किया जाता है कि हमें किस चीज पे रिसर्च करना है। ठीक है, फिर देखिए अनुसंधान की गुणवत्ता जो है अनुसंधान की प्रासंगिकता से तय होती है। यानी अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं ये तभी डिसाइड किया जाएगा जब वो प्रासंगिक होगा, यानी उसका उपयोग
सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, इस समय वर्तमान कंडीशन में वो उपयोगी है कि नहीं। अगर उपयोगी है तब तो वो गुणात्मक है, अगर उसका उपयोग नहीं है तो वो गुणात्मक नहीं। ठीक, फिर देखिए, अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है, बल्कि यह उन मत या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें प्रेक्षण द्वारा परखा जा सके। यानी ये किसी भी ज्ञान को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, बल्कि उसको तभी एक्सेप्ट करता है जब उससे संबंधित प्रयोग कर लिया जाए, एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, उसके बारे में बातें ढूंढ लिया जाए, पता लगा लिया जाए, तब जाके उसको स्वीकार करता है। ऐसे नहीं कि कोई कह दिया कोई बात या कहीं से कुछ मिल गया और उसको सत्य मान के और अपने रिसर्च में प्रयोग कर ले, नहीं, उसको जांचेगा, परखेगा, तब जाके मानेगा। फिर देखिए, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुसंधान में नए मापदंडों का प्रयोग, यानी वैज्ञानिक पद्धति से उपयोगी होता है। किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है, तो कैसे होता है कि इसमें नए नए मापदंड उपयोग किए जाते हैं। ठीक, फिर देखिए, अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। यानी किसी भी समस्या के प्रति आप व्यक्तिगत रूप से क्या विचार रखते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप क्या सोचते हैं किसी समस्या के बारे में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो आंकड़े हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत आपके जो विचार हैं, जो सोच हैं, वो उसमें नहीं इंक्लूड किए जाने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, अनुसंधान की गहराई जो है अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। यानी अनुसंधान आपका कितना डीप है, कितना विस्तृत है, वो किस पे आधारित होगा? आप जो फैक्ट इकट्ठा करेंगे, यानी आपने जो जो फैक्ट प्राप्त किए हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उसी से पता चलेगा कि आपका अनुसंधान कितना सघन है, कितना गहरा है, कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए, अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक कार्य वैज्ञानिक विधि के द्वारा तथा व्यवहारिक कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, तो ये क्या है? अनुसंधान के तरीके हैं, यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से किया जा सकता है। सैद्धांतिक तरीके से कैसे होगा? वैज्ञानिक, यानी किसी प्रिंसिपल के आधार पे किया जाएगा, तो प्रिंसिपल जो भी होता है वो वैज्ञानिक विधि पे होता है, साइंटिफिक मेथड पे होता है। और व्यवहारिक कैसे होता है? क्रियात्मक अनुसंधान, यानी एक्शन, यानी जिसको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक, फिर देखिए, अनुसंधान कार्य में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी जो अनुसंधान किया जाता है तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही डाटा को एकत्रित किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पर आते हैं। ठीक, फिर देखो, ये ऊपर बता चुका हूं मैं कि अनुसंधान की प्रक्रिया क्या होती है? वैज्ञानिक होती है, व्यवस्थित होती है तथा सुनियोजित होती है। वैज्ञानिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और अच्छे से प्लान किया जाना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। ठीक, फिर देखिए, शोध कार्य का आलेख जो है त्रुटि रहित हो, यानी आपने जो शोध कार्य किया है, अब उसको जब आप लिखेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और इसे बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं कि आपने शोध किया, रिसर्च किया, कोई कंक्लूजन प्राप्त हुआ और आपने उसको जल्दबाजी में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, अनुसंधान कार्य दीर्घकालिक अवधि में संपन्न होते हैं। इसके लिए किसी भी शॉर्टकट या शीघ्रता का कोई स्थान नहीं होता, यानी जो भी रिसर्च किया जाता है वो टाइम टेकिंग होता है, उसमें समय लगता है, इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका रिसर्च सही से नहीं हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां दिखेंगी। तो इसीलिए इसको पेशेंस रख के धैर्यतापूर्वक करना चाहिए।
ठीक है। तो ये अभी देखिए, जिसे मैंने क्या देखा बताया आप लोगों को कि ये था ऊपर अनुसंधान की विशेषता। अब देखिए अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, यानी अनुसंधान किस ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि अनुसंधान करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, यानी पहले से कोई जानकारी है उपलब्ध, हम अब उस घटना से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या है, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना, यानी कोई सिचुएशंस है और उस सिचुएशंस का बेहतर वर्णन करना है मुझे। हमारे सामने कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, तो उसका बेहतर वर्णन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। फिर देखिए समस्याओं का समाधान करना, यानी कोई समस्या मौजूद है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इतिहास के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, और उसमें अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करने का तरीका क्या है, उससे संबंधित रिसर्च करना। रिसर्च करेंगे और उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर देखिए विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होना। ठीक है, यानी रिसर्च करने से हमें वैज्ञानिक ज्ञान और वस्तुपरक ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिसके लिए भी हमें रिसर्च करना पड़ता है। ठीक, फिर देखिए दो चरों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना, यानी रिसर्च इसलिए भी किया जाता है कि हमारे पास दो चर हैं, वेरिएबल हैं, और उनमें आपस में किस प्रकार का संबंध है उसको समझने के लिए भी हमें रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना, यानी दो सिचुएशंस हैं, दो घटनाएं हैं, उनमें आपस में किस प्रकार का सह संबंध है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना, यानी हमें कोई नया सिद्धांत निर्मित करना है तो उसको हम व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। ठीक है, फिर देखिए वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, यानी कोई समस्या, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई तो उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या होगा कि वैज्ञानिक कार्यविधि के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने क्या देखा कि रिसर्च की विशेषताएं, रिसर्च के उद्देश्य, रिसर्च की परिभाषा, रिसर्च का अर्थ। अब देखेंगे रिसर्च की प्रकृति, नेचर ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च की प्रकृति कैसे। तो रिसर्च की प्रकृति देखिए थोड़ी बहुत जो है विशेषता से मिलती जुलती रहेगी। तो जैसे देखिए अनुसंधान जो है एक बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, नया ज्ञान प्राप्त होता है और पुरानी त्रुटियां एवं भ्रम धारणाओं का परिमार्जन होता है, यानी पहले से कोई भ्रामक धारणा है, कोई गलती है, जो इसके द्वारा क्या कर दी जाती है, सही कर दी जाती है। ठीक है, फिर देखिए अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक होती है। ठीक, फिर देखिए इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। मैंने अभी पहले बताया आप लोगों को कि इसी में किसी भी पूर्वाग्रह, किसी भी रूढ़ि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी डाटा प्राप्त किए जाते हैं, चाहे प्राथमिक स्रोत से हो चाहे द्वितीयक स्रोत से हो, उन सब का विश्लेषण किया जाता है, तभी जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। फिर देखिए आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी स्टैटिस्टिक मेथड से इसका विश्लेषण किया जाता है। ऐसे नहीं कि बस कह दिए मौखिक रूप से, नहीं, मौखिक रूप से कुछ भी नहीं, आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके। फिर देखिए अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों यानी साइंटिफिक डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी रिसर्च करना है तो उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, साइंटिफिक होगी। ठीक, फिर देखिए अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जाता है, यानी अनुसंधान जब होगा उससे जो भी रिजल्ट ज्ञान प्राप्त होगा, यानी जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उसको क्या किया जा सकता है, सत्यापित किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है।
यानी किसी ने कोई रिसर्च कर लिया है और उसको किसी को सत्यापित करना है, चेक करना है, वैलिडिटी चेक करनी है, तो उसको किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह निरीक्षण कैसा होता है? नियंत्रित होता है और वस्तुनिष्ठ होता है, इसलिए इसको सत्यापित करने में कोई समस्या नहीं आती। फिर देखिए, इसके द्वारा किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज की जाती है। पहले बता दिया मैंने कि नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज की जाती है। फिर प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। यानी पहले से कोई प्राचीन तथ्य है, कोई विधि है, कोई सिद्धांत है, उसमें सुधार की जरूरत है, तो उसको सुधार करने के लिए हमें रिसर्च करना। ठीक है। फिर देखिए, आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें कोई आंकड़ा प्राप्त करना है तो हमें आंकड़ा कहाँ से लेना पड़ेगा? किसी विश्वसनीय सोर्स से, जहां तहां से नहीं, कि जो सोर्स विश्वसनीय है, जिसको सभी लोग मानते हैं, जिसको सभी लोग महत्व देते हैं, वहां से लेंगे। और जो उपकरण प्रयोग किया जाएगा वो उपकरण कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, अनुसंधान के जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है। सब पहले से विशेषता में आप लोगों ने देखा है, वो उससे मिलता जुलता है। यानी अनुसंधान में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होंगे जो जटिल होंगे, तो उसकी जटिलता को पता लगाने के लिए, उसमें सब हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनका विश्लेषण विधि द्वारा प्रयोग करके उनको सॉर्ट किया जाएगा, छांटा जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए, इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण किया जाता है। उसके लिए हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और फिर बाद में उसका परीक्षण करके तब जाके किसी कंक्लूजन पे आया जाता है। फिर देखिए, यह सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। यानी अनुसंधान सुव्यवस्थित होता है, बौद्धिक होता है, तर्कपूर्ण होता है तथा वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है अनुसंधान के क्या है? अभी जो बताया मैंने, प्रकृति है, नेचर। ठीक है। अब देखिए, अनुसंधान में जो है 6 थिंकिंग हैड्स, यानी अनुसंधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है और भी फैक्ट हैं, तो इसको मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अब अगली वीडियो में मैं इसके आगे की चीजें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है।